मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों को गुमराह कर रहे हैं विपक्षी दल। मोदी सरकार ने आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा किसानों के हित में लिए फैसले। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया शिलान्यास। 29.4 किलोमीटर मेट्रो रेल बनने का आगरा वासियों एवं पर्यटकों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और उनके परिवारों का व्यक्त किया आभार। लखनऊ में मुख्यमंत्री को भी लगाया गया झंडा। और रामपुर के परंपरागत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर हाट का किया निरीक्षण। कहा, रामपुर के उत्पादों को विश्व बाजार में मिलेगी जगह। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने कहा कि भोले भाले किसानों को भ्रमित करके वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से भाजपा सरकार ने किसानों के हित में सबसे ज्यादा फैसले लिए हैं। किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत लागत का 1.5 गुना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, कृषि सिंचाई समेत तमाम योजनाएं लाकर सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर विपक्षी दलों पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। देश के मंडियों को ई नाम से जोड़ करके वन नेशन वन मार्केट के तर्ज पर मंडियों को और किसान के उत्पाद को देश के अंदर कहीं भी बेचने और किसी भी प्रकार के मंडी शुल्क से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को लागत का 1.5 गुना दाम उपलब्ध कराने का रहा हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आजादी के बाद किसानों के हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले हैं। कृषि संबंधी सुधार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिल केंद्र सरकार ने उठाए हैं, जिसको लेकर के देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खासतौर पर एपीएमसी एक्ट, जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस शासित यूपीए सरकार द्वारा 2004 से 2014 के बीच एपीएमसी एक्ट संशोधन से लेकर अलग रवैया था, लेकिन अब कांग्रेस और यूपीए सरकार में शामिल रहे उनके सहयोगी दल सिर्फ राजनीति के नाम पर मॉडल एपीएमसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं। जबकि संसद की स्टैंडिंग कमेटी में कांग्रेस और अन्य दलों से चर्चा हुई। साथ ही कांग्रेस के 2019 लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को खत्म करके मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की बात शामिल थी। वन नेशन वन मंडी की परिकल्पना को तब मानते थे, लेकिन आज किसानों को मोहरा बनाकर अव्यवस्था पैदा करने की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। श्री राहुल गांधी जी का एक अहम रोल तब भी कांग्रेस महासचिव के रूप में उस समय भी था, और एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे। आखिर 2010 और 11 के दौरान पत्र लिखे गए यूपीए सरकार के कृषि मंत्री ने राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बारे में कांग्रेस पार्टी
या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसको समर्थन करने वाले राजनीतिक दल आज अपने उन वक्तव्यों से कैसे मुकर सकते हैं और कैसे मुकर रहे हैं, ये इनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करता है और किसानों, भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कैसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण ये घटना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लेकिन अब वो भारत बंद का समर्थन कर रही है। कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सपा, बसपा, लेफ्ट, डीएमके, अकाली दल समेत अन्य दलों ने मंडी प्रथा को समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन अब एनडीए सरकार ने जब कदम उठा लिया है तो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को भ्रमित करने वाले विपक्षी दलों को देश में माफी मांगनी चाहिए। खुले और कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रीगण किसान प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। मुझे लगता है कि जब भारत सरकार ने इस संबंध में किसान प्रतिनिधियों के साथ में बातचीत सीधे जारी रखी है, कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार की किसी भी ऐसे कदम का जो अलोकतांत्रिक हो और जिसके कारण ऐसे तत्वों को इस आंदोलन को खराब करने का अवसर मिले जो वास्तव में किसानों के कंधे में बंदूक रख करके अपने स्वार्थों की तुष्टि करना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग चाहेंगे कि बातचीत का क्रम संवाद बना रहना चाहिए और संवाद किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। लेकिन आज कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए भोले वाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध को लेकर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर वार किया। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए किसानों के बीच भ्रम फैला रही है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। किसान आंदोलन के नेता ने साफ साफ कहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स हमारे मंच पे नहीं आए, उनकी इस भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। आगरा मेट्रो रेल परियोजना 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर में प्रस्तावित है। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच लगभग 14 किलोमीटर पहला कॉरिडोर है। इस पर 13 मेट्रो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदा बिहार के बीच निर्मित होगा। इसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर है। इसमें 14 मेट्रो स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस रेल परियोजना से 26 लाख की आबादी लाभान्वित होगी तथा आगरा आने वाली 60 लाख पर्यटक भी विश्व स्तरीय मेट्रो रेल सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आगरा वासियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। पर्यटन नगरी आगरा को मेट्रो रेल सेवा से लाभ मिलेगा। शहर में पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट विकसित होने से ताज सहित पूरे शहर को लाभ मिलेगा। आगरा में न केवल वर्तमान में 26 लाख की आबादी यहां पे निवास करती है, अपितु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी इस आगरा सिटी में आकर के पर्यटन की सुविधाओं का लाभ लेते हैं।
लेकिन आज के समय के अनुरूप आगरा शहर में पर्यावरण के अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अभाव होने के कारण अक्सर पर्यटन की सुविधाओं को विकसित करने और उसे प्रोत्साहित करने में दिक्कतें आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उस सब के बावजूद देश के अंदर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, मेट्रो जैसी सुविधाओं के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान देश के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी तेजी के साथ मेट्रो सुविधाओं का व्यापक प्रसार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा से रही है, अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। सैकड़ों वर्षों का इतिहास संजोए ये शहर अभी 21वीं सदी के साथ कदम ताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है। आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला था, वो अब भी तैयार हो चुका है। भाइयों और बहनों, आगरा में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का मुझे सौभाग्य मिला था, वो भी बनकर तैयार है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के समय में ये सेंटर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब 8000 करोड़ रुपए से अधिक का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आगरा में स्मार्ट सुविधाओं के निर्माण से जुड़े मिशन को और मजबूत करेगा। साथियों, बीते 6 सालों में यूपी के साथ ही पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेल मेक इन इंडिया में तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि सिग्नल सिस्टम भी भारत में ही तैयार किया गया है। भारत कई मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराट हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है। जब आप साहस के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पण दिखा रहे हैं। 20वीं सदी में जो भूमिका देश के मेट्रो शहरों ने निभाई, उसी भूमिका को विस्तार देने का काम अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। फिरोजाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारियों व पदाधिकारियों को चुनावी मंत्र दिए और मीटिंग आयोजित कर आगामी चुनाव में बूथ स्तर पर समस्त कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का मंत्र भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य के अंदर संगठनात्मक मीटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ मंडल के अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई। श्री सिंह ने आगरा में मेट्रो के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि योगी सरकार में प्रदेश तरक्की कर रहा है। किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात कर रही है, साथ ही सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और बिचौलियों को खत्म करने का काम कर रही है। सरकार किसानों से बात करने को तैयार है, किसानों को भी बात करनी चाहिए। जो आवाज़ें उठ रही हैं उनसे सरकार बात कर रही है, और जो किसान को ऐसा लगता है कि कोई कमी है तो बैठकर आपस में निपटा सकते हैं। आदरणीय मोदी जी गरीब के साथ हैं, किसानों के साथ हैं और गांव के साथ हैं। आपको क्या लगता है? और गरीबों के कल्याण के लिए ही उनका जीवन है। वो कृषि नीति को समझना चाहिए। यदि लगता है उसमें कोई कमियां हैं तो सुझाव के रूप में मंत्रिमंडल तैयार है, मंत्री बैठ रहे हैं, बैठकर आपस में बैठकर क्या क्या कमी है उसको बहस करें, और उसमें लगता है कि किसानों को अहित हो रहा कहें तो उसकी चर्चा करें। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाएं। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। आज माँ को टेलीग्राम भेज दोगे ना? मुझ पे छोड़ दो। अब तो हमारा परिवार पूरा है और बच्चे नहीं। मुझ पे छोड़ दो। पूरे परिवार का ख्याल तो हमें रखना है। तभी तो हमने निर्णय लिया है कि मैं नसबंदी करवाऊंगा। और मुझे पता है इससे किसी तरह की कमजोरी नहीं होती। ये नई तकनीकी पुरुष नसबंदी है, न चीरा न टांका, इसमें समय भी कम लगता है और कोई परेशानी भी नहीं होती। पति पत्नी करें विचार, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में हुनर हाट का निरीक्षण करते हुए कहा कि यहाँ के परंपरागत उत्पाद जरी, पैचवर्क, चाकू, वायलिन, पतंग आदि सामानों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रामपुर व आसपास के बने सामानों को कैसे दुनिया के बड़े बाजार तक पहुंचाया जाए जिससे उत्पादों को सही मूल्य मिल सके। रामपुर में परंपरागत उत्पादों में हस्तशिल्प का अच्छा काम किया जाता है। सूट, गागरा, दुपट्टा, साड़ी, पर्दे, सोफा कवर, कुशन कवर में प्रयोग होने वाला चटापट्टी, पैचवर्क दुनिया भर में जाना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को मौका मार्केट उपलब्ध कराने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक आह्वान है वोकल फॉर लोकल, उसको साकार करता हुआ ये हुनर हाट है। हुनर हाट देश के अलग अलग भागों में हुआ है। रामपुर में जो हुनर हाट हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा कि कोविड पीरियड के एक तरह से खात्मे के दौरान देश भर के जो दस्तकार हैं, लगभग 26 से 27 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कि दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर यहाँ आएंगे, और लगभग 50% उसमें महिलाएं होंगी। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हों, चाहे कश्मीर की हों, चाहे साउथ के हों, या अन्य स्थानों के भी, या उत्तर प्रदेश वगैरह रामपुर के तो हैं ही। कल्चरल इवेंट हुआ करेगा प्रतिदिन, और बावर्ची खाना एक सेक्शन होगा जिसमें कि पूरे देश के अलग अलग व्यंजन होते हैं। केरला का अलग व्यंजन आपको मिलेगा, बंगाल का अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के क्षेत्रों का अलग अलग व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। पंजाब का होगा, हरियाणा का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश की रक्षा करते हुए अभूतपूर्व त्याग और बलिदान करने वाले शहीद सैनिकों की याद में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर ट्वीट कर कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे सशस्त्र बलों और उनके परिवारों के प्रति आभार जताने का दिन है। भारत को उनकी वीरता और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है। हमारी सेनाओं के कल्याण में योगदान दें। ये कार्य हमारे कई बहादुर जवानों और उनके परिवारों की मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि सैनिकों और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए आगे आएं।
आज भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए भारत की जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित झंडा दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी झंडा लगाया गया। झंडा दिवस से प्राप्त धन युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, सेना में कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण हेतु खर्च किया जाता है। सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर इसके द्वारा धन अर्जित किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों के प्रति आभार प्रकट करना है। आज इसी क्रम में रिटायर्ड ब्रिगेडियर रवि कर्नल ज्ञान प्रकाश ने जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश से मुलाकात कर उन्हें झंडा लगाया। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 1949 में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस डिक्लेयर किया गया था और आज के दिन हमारे जितने भी वीर सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान की आहुति दी है, उनको याद किया जाता है, उनके सेक्रीफाइसेस को याद किया जाता है और सभी देशवासी एवं प्रदेशवासियों से ये कामना की जाती है कि वो आके आज के दिन अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। झंडा दिवस 1949 में शुरू किया गया था। 7 दिसंबर 1949 से हम झंडा दिवस मनाते हैं ताकि शहीद सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, उनके आश्रितों के लिए चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन एकत्रित किया जा सके। साथ ही साथ सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2020 के शुभ अवसर पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस के इस पावन पर्व पे, इस पावन अवसर पर मैं समस्त जनपद लखनऊ वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ यही आग्रह करता हूं कि हम मिलजुल कर जो स्पिरिट है इसको और आगे बढ़ाएं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, और विशेष रूप से सेना के द्वारा जो राष्ट्रीय सेवा की जा रही है इसकी हम प्रशंसा करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को पूरे देश में पहुंचाने, उन्हें प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य को लेकर श्रद्धेय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन का गठन किया गया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता कर फाउंडेशन की कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारियों का परिचय कराया। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल को फाउंडेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हर साल अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को बड़ी शालीनता के साथ मनाया जाता है। ऐसे में फाउंडेशन द्वारा यह तय किया गया है कि उनका जन्मदिन पूरे देश में अटल दिवस के रूप में मनाया जाए। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में जहां जहां हिंदी है वहां वहां अटल जी हैं। दुनिया के पैमाने पर जिस शख्स ने लखनऊ को पहुंचाने का काम किया, लखनऊ के रग रग में श्रद्धेय अटल जी हैं और श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिवस हम सब बड़े धूमधाम के साथ 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। कुड़िया घाट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं और उस खिचड़ी भोज में सब लोग अपने अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, श्रद्धेय अटल जी के बारे में बोलते हैं और इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम पूरे देश में, प्रदेश में, गांव गलियों में होते हैं। लेकिन मेरे मन में इच्छा थी कि लखनऊ के लोगों ने जिस ढंग से अटल जी की आशीर्वाद की बदौलत समाज में एक स्थान हासिल किया है, तो श्रद्धेय अटल जी के नाम पर एक संगठनात्मक रूप से कोई न कोई कार्यक्रम ऐसा हो जिसके लिए पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा हो कि लखनऊ के लोग अटल जी के कार्यक्रम को किस बृहद स्तर पर मनाते हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
लेजेंड की बैट? इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाराबंकी जिले के युवा किसानों की पसंद मछली पालन का व्यवसाय बन रहा है। परंपरागत खेती की तुलना में जिले के युवा किसान मछली पालन कर अपनी आय 2 से 4 गुना तक आसानी से कर रहे हैं। जनपद में मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछली पालन के लिए दिए जा रहे 40% से लेकर 60% तक अनुदान से युवा किसानों का रुझान इस व्यवसाय की ओर बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी जिले में करीब 300 से अधिक किसान सरकारी अनुदान प्राप्त कर बड़े स्तर पर मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। वहीं सरकार इस वित्तीय वर्ष में भी करीब 124 नए आवेदकों को मत्स्य पालन विभाग 13 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान देकर युवा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में मत्स्य विकास अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि मछली पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं को 60% तथा शेष अन्य को 40% का अनुदान दिया जाता है। परंपरागत खेती करते थे जिससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था, मेहनत जाती थी, जिसके बाद लोगों से मैं पता चला कि मछली पालन का व्यवसाय जो है आप करेंगे तो आपका अच्छा लाभ होगा। जिसके बाद हम विभाग में पता किए, विभाग से जो है केंद्र सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसके तहत जो है हम लोगों को जो है 60% का अनुदान मिलता है सरकार द्वारा, जिसमें हम लोगों का कार्य चालू हुआ और लगभग हमने आधे एकड़ में पहले स्टार्ट किया था और उसके बाद में हमारा अच्छा व्यवसाय चल रहा है। उससे लगभग जो है मुनाफा कई गुना हम लोग कमाए हैं और आगे भी हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार द्वारा हम लोग जैसे बेरोजगार थे, बेरोजगारों को अगर सरकार ऐसे ही स्कीम में अगर उनको लाभ मिलता रहेगा तो आने वाले जो समय है जो और भी युवा बेरोजगार हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, उनको एक रोजगार मिलेगा। मैं पहले खेतीबाड़ी करता था, गेहूँ सरसों इत्यादि की खेती करता था। इसमें मेहनत ज़्यादा थी और लाभ कम था, तो हमको जानकारी हुई कि प्रधानमंत्री जी योजना चला रहे हैं मत्स्य पालन की, तो मैं मछली विभाग लोगों से संपर्क किया और हमको पता चला कि इसमें 40% से लेकर 60% तक अनुदान मिलता है। लेकिन चूँकि हम सवर्ण थे तो हमको 40% अनुदान मिला। तो पहले हमने आधा एकड़ को तालाब खुदवाया, तो उसके बाद हमारे पास 3 एकड़ तालाब हैं जिसमें हम खेती कर रहे हैं। और ये योजना बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री जी गरीब किसानों के लिए बहुत बढ़िया योजना चला रहे हैं। आधा एकड़ लमसम 2 बीघे का रोजगार शुरू किए और 60% हमको अनुदान भी मिला और फिर बाद में काफ़ी अच्छा हमारा मुनाफा हुआ। 3-3.5 लाख रुपए घर से भी लगवाए, उसके बाद में 7-8 लाख रुपए का मेरा मुनाफा हुआ। फिर उसके बाद में हम लमसम 5 बीघे बच्चा डाले, रेहू, भाखुर, कामन, ग्रास और फंगास, तो बच्चे भी डाल रखे हैं। काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ। बेरोजगारों के लिए अच्छा रोजगार है और काफ़ी हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अंत में जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए आपका समय समय पर हाथ धोना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जब भी बाहर निकलें तो आपका मास्क आपके साथ होना जरूरी है। उसे जेब या थैले में नहीं, इस तरह से अपने चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन ही समाप्त होता है। नमस्कार।